ट्रेन एरोप्लेन। बिलासपुर के गांव में अविनाश कहकर एक एरोनॉटिकल इंजीनियर रहता था। उनको शहर में एयरपोर्ट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नौकरी मिली। उस दिन वो पिता रामनाथ, माँ सीता और दादा दशरथ की आशीर्वाद लेकर नौकरी में ज्वाइन करने के लिए सोच रहा था। पहले दिन नौकरी में भर्ती होने के लिए जाने से पहले अविनाश, माँ, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नौकरी में ज्वाइन होने के लिए शहर जा रहा हूँ, कहकर उनके माँ बाप का पैर छुआ। आयुष्मान भवा, जुग जुग जियो बेटा। अविनाश उनके दादा दशरथ पैरों को भी प्रणाम किया। जल्दी ही कल्याण प्राप्त हो बेटा, तुम हम सबको एक न एक दिन विमान में चढ़ाना होगा। मैं जल्दी ही आप सबको विमान में चढ़ाकर शहर ले जाता हूँ दादाजी, मुझे थोड़ा समय चाहिए, आपका ये ख्वाहिश मैं पूरा करता हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम्हें मौका मिलेगा तब हमें विमान पर चढ़ाकर मेरा ख्वाहिश पूरा करो, ध्यान से रहना बेटा, कहकर भेज दिया। अविनाश शहर गया और नौकरी में ज्वाइन हुआ। कुछ दिन के बाद राज्य में भारी बारिश गिरने लगे। बारिश एक हफ्ते तक कम नहीं हुए, लेकिन बारिश गिरने के दूसरे दिन ही पूरा एयरपोर्ट पानी में डूब गया था। अविनाश ट्रेन में गांव पहुंचा। ठीक समय पर आए हो बेटा, इस बारिश के वजह से तुम्हारे दादाजी को वायरल फीवर आया है। आप घबराए नहीं, मैं जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूं, कहकर अविनाश डॉक्टर को लेकर आया। तब डॉक्टर दादाजी का जांच करके, बुखार बहुत तेज है, इस भाड़ के वजह से वायरल फीवर आया है और 4 दिन से ज्यादा ये रह नहीं सकते हैं। अगर इनको खुश रखें तो और कुछ दिन जी सकते हैं। इनको खुश रखने के लिए क्या करना होगा डॉक्टर सर? उनका पसंद का ख्वाहिश पूरा कीजिए, तब वे अपने आप खुश हो जाएंगे। तुम्हारे दादाजी को एरोप्लेन चढ़ने का बहुत ख्वाहिश है, इनको फ्लाइट में चढ़ाते हैं अविनाश। इस भाड़ के वजह से सब फ्लाइट के सर्विस रोक दिया गया है पिताजी, खाली ट्रेन तो जा रहे हैं। अब क्या करेंगे अविनाश? तुम्हारे दादाजी को खुश कैसे करेंगे? मैं जैसे भी दादाजी को एरोप्लेन चढ़ाता हूँ और उनका आखिरी ख्वाहिश पूरा करता हूँ। उस दिन अविनाश जाकर उनका दोस्त रेलवे इंजीनियर कृष्णा से मिला। यार, मेरा दादाजी को विमान चढ़ाने के लिए वचन दिया था, लेकिन तापमान अच्छा नहीं रहने से सारे विमान रद्द हो गए हैं। अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे मरने से पहले उनको विमान में चढ़ाना ही होगा। एक काम करते हैं, मैं एक ट्रेन का बोगी का व्यवस्था करता हूँ, तुम तुम्हारे टेक्नोलॉजी को उपयोग करके उसे एक फ्लाइट जैसा बदल दो और उसमें तुम्हारे परिवार को शहर लेकर वापस लेके आओ, बस। ये तो बहुत बढ़िया विचार है, आज रात को ही काम शुरू करते हैं। तब अविनाश और कृष्णा मिलकर एक ट्रेन एरोप्लेन को बनाया। वो देखने में विमान जैसा दिखने वाला ट्रेन है। अविनाश उनका घर गया और सबको लेकर आया। दादाजी के लिए मैंने विमान तैयार किया है, हम हमारे पूरा परिवार इस विमान में शहर जाकर आएंगे। अरे, टीवी में तो सारे विमान रद्द हो गए हैं कहकर सुना था, अब तुम्हें ये विमान कहां से मिला है? मैं दादाजी के लिए एक विमान तैयार किया है पिताजी। तब दादाजी दशरथ बहुत खुश होकर, मेरा पोता मेरा ख्वाहिश को पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तब अविनाश सबको उस ट्रेन एरोप्लेन में चढ़ाया। वो ट्रेन एरोप्लेन जा रहा था तो सब लोग आनंद ले रहे थे। अविनाश उनके दादाजी को रास्ते में सब कुछ दिखा रहा था। दशरथ बीमार है कहकर भूल गया और बच्चों की तरह बहुत मजा ले रहा था। अविनाश का परिवार वापस बिलासपुर पहुंच गए। डॉक्टर आकर दशरथ को जांच किया। दशरथ जी का सेहत अब बिल्कुल ठीक हो गया है, अब इनको दवाई का भी जरूरी नहीं है, ये पूरा जिंदगी जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसमें मैंने क्या किया है, माँ, पिता और दादाजी का खुशी के लिए कुछ भी करने वाला तुम्हारे जैसा बेटा रहना उनका सौभाग्य है। तुम जैसे वालों की उपस्थिति में कौन सा भी बीमारी यूं ठीक हो जाएगा अविनाश, कहकर अविनाश का प्रशंसा किया। उस गांव में प्रताप विजय नाम के 2 ऑटो ड्राइवर्स हुआ करते थे। प्रताप बहुत अच्छा और ईमानदार था, लेकिन विजय बहुत लालची था। एक दिन प्रताप विजय रेलवे स्टेशन के पास, आओ भाई आओ, ऑटो चाहिए क्या? आओ आओ, ऑटो रिक्शा, कहते हुए यूं पुकारने लगे। 4 लोग आकर प्रताप से, बीबी नगर जाना है, चलोगे क्या? माफ कीजिए, मेरे ऑटो में मुझे मिलाकर मैं केवल 4 को ही बिठा सकता हूँ, मैं 5 लोगों को नहीं बिठा सकता हूँ।
अरे सर यहाँ आइए, यहाँ मेरे ऑटो में चलेंगे ना, आइए। कहाँ जाना है आपको? यूं चारों को ऑटो में बिठाकर थोड़ी दूर जाने के बाद बस स्टॉप के पास ऑटो ऑटो, बीबी नगर वाया एमजी रोड, आइए आइए। यूं कहते हुए और 2 लोगों को बिठाया। अरे ये क्या भाई, कितने लोगों को बिठाओगे? अरे थोड़ा एडजस्ट हो जाइए सर, पहले से ही ये त्योहार का समय है, अब लोगों को नहीं बिठाऊंगा तो कैसे चलेगा मेरा? यूं कई स्टॉप्स पर लोगों को बिठाते रहा। कई लोगों को तो ऑटो के ऊपर भी बिठाया। उस शाम विजय, इस साल हमारे गांव में उत्सव के लिए बहुत लोग आने वाले हैं। ये एक ऑटो में मैं कितने लोगों को बिठा पाऊंगा? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचकर एक रिपेयर शॉप के पास जाकर एक मैकेनिक से, देखो मैकेनिक भाई, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन इस ऑटो में कम से कम 10 लोगों को बिठाने की क्षमता होना चाहिए। सर मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन वो रूल्स के खिलाफ है, चलेगा क्या? अरे ये बेकार की रूल्स का हम क्या करेंगे? अगर पकड़े भी गए तो 100 रुपए का फाइन भर देंगे, उसमें क्या, लेकिन 500 रुपए तो बच जाएंगे ना। तुम पहले तो करो जो भी करना है। रिपेयर वाला पूरी रात बैठकर विजय का ऑटो को डबल डेकर ऑटो में बदला। अगले दिन विजय वो डबल डेकर ऑटो को लेकर प्रयाणिकों को बिठाने लगा। जब ये चल रहा था, प्रताप के घर पर उसकी पत्नी, ओ जी, वो विजय को देख रहे हैं क्या, कैसे पैसे कमा रहा है? उसे देखकर कुछ तो सीखिए, कुछ ना कुछ करके पैसे कमाता है। अरे वो तो रूल्स के खिलाफ है, इतने लोगों को बिठाना नहीं चाहिए। पैसे तो कमा नहीं सकते हो, लेकिन रूल्स तो बहुत अच्छे से बोलते रहते हो, छी छी कहकर चली गई। प्रताप अपनी पत्नी के कहे बातों से बुरा मानकर जब चल रहा था, तब एक बूढ़ा आदमी प्रताप को रोककर, बेटा मुझे मंदिर तक लेके चलोगे क्या? आइए बैठिए, 20 रुपए लगेंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, ऑटो में बैठिए। यूं कहकर उस बूढ़े आदमी को मंदिर तक ले गया। तब वहां पहुंचकर बूढ़ा आदमी, लगता है तुम किसी बात से परेशान हो बेटा, क्या बात है बताओ? प्रताप तब अपनी पत्नी के कहे बातों को बताया। पत्नी नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा बेटा, और ये तो बहुत छोटी बात है। कल सुबह तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे, 10 लोगों को बिठा पाओगे, ऐसे तुम्हारा ऑटो बदल जाएगा, कहकर उसे आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन सुबह प्रताप घर के बाहर आकर देखा तो घर के सामने एक बड़ा जायंट ऑटो खड़ा था। प्रताप वो देखकर चकित रह गया। अरे वाह, इतना बड़ा ऑटो, आपका तो बहुत अच्छा आइडिया है जी, यूं प्रताप की तारीफ की। प्रताप वो ऑटो लेकर स्टेशन आते ही विजय वो देखकर दंग रह गया। स्टेशन के बाहर आते हुए प्रयाणिक, अरे वाह, ये ऑटो तो बहुत बढ़िया है। डबल डेकर ऑटो में तो ऊपर चढ़कर बैठना होगा और वापस नीचे उतरना भी होगा, लेकिन ये ऑटो तो इतना बड़ा है कि हम इसमें आसानी से जा सकते हैं। इस तरह सब प्रताप के ऑटो में बैठने लगे और वो अच्छे पैसे कमाने लगा। मिनी जीप। राजेंद्र नगर गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम था लालचंद। उसके बेटे का नाम था मानिकचंद। मानिकचंद दिन भर खा खा कर मोटा हो गया था। एक दिन लालचंद, अरे बेटा, तुम यूं ही रोज रोज मोटे होते जाओगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? अब से तुम्हें पिज्जा और बर्गर नहीं मिलेगा। बाइक और कार चलाना भी बंद कर दो। तुम्हें पैदल ही जाना होगा। यही तुम्हारे लिए सही व्यायाम है। यूं उसे पसंद ना होते हुए भी पिताजी के दिए हुए कच्चे सब्जी और फल खाने लगा। कॉलेज भी पैदल जाने लगा। एक दिन मानिकचंद, धत, अरे ये जीना भी कोई जीना है? पिताजी की यही बात ठीक नहीं है। पैदल चल चल कर मेरे पांव फूल गए हैं। कोई उपाय सोचकर इस झंझट से जल्दी निकलना होगा। तभी उसने एक लड़के को एक टॉय जीप पर जाते हुए देखा। वो उस जीप का पीछा करने लगा। उस लड़के को एक घर के बाहर जीप को रोककर घर के अंदर जाते हुए देखा। अरे ये तो रमेश का घर है, ये उसका बेटा होगा। रमेश ने पिताजी से पैसे उधार लिया है। उस बहाने इस जीप को हथियाना होगा, तब मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आराम से मैं उस पर हर रोज कॉलेज आ जा सकूंगा। बाद में उस घर के पास आया और रमेश, अरे रमेश कहकर जोर से चिल्लाया। रमेश अपने बेटे टिंकू के साथ बाहर आया। अरे मानिकचंद जी, कैसे हैं? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आपको क्या चाहिए?
क्या चाहिए पूछते हो? अरे हमसे उधार लिया है ना, चुपचाप उधार चुका दो। ये क्या, उधार लिए 4 महीने तो हुए, वैसे हर महीने ब्याज भी तो भर रहा हूँ। आपके पिताजी से कहा था ना कि 6 महीने बाद ही सारा पैसा चुका दूंगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, पिताजी ने सारा पैसा लाने को कहा है, चुपचाप पैसे ला दो। उतने पैसे मैं अभी नहीं चुका सकता बेटा, मेरे पास नहीं है। तो एक काम करो, वो जीप मुझे दे दो, मैं तुम्हारे उधार चुकाने तक चुप रहूंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जीप है, मैं नहीं दूंगा, मुझे ये चाहिए, मैं नहीं दूंगा, कहकर हट करने लगा। ना बेटे, तुम चुप हो जाओ, चुपचाप उसे जीप दे दो, वरना मार खाओगे। बेटा तुम वो जीप ले जाओ। इस तरह मानिकचंद वो जीप लेकर वहां से चला गया। ये देखकर टिंकू को बहुत गुस्सा आया। यूं मानिकचंद बड़े मजे से उस जीप पर घूमने लगा। ये देखकर लोग भी खिल्ली उड़ाने लगे। उसे यूं हर रोज जीप पर कॉलेज जाते हुए देखकर टिंकू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। हर रोज जीप में दिन भर मानिकचंद घूमता रहता था, पर घर लौटने पर पिताजी के नजर बचाकर उस जीप को घर के पास छिपा देता था। एक दिन टिंकू चुपके से आया और जीप में रखे रिमोट को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज जाने के लिए मानिकचंद जीप में चढ़कर बैठा। यूं जीप आगे जाने लगा तो टिंकू ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से उस जीप की रफ्तार बढ़ा दिया। बस जीप बहुत तेज जाने लगा। ये देख मानिकचंद, अरे बाप रे, ये क्या, अरे अपने आप कैसे तेज जा रहा है, अरे बाप रे ये क्या, अरे ये तेज जा रहा है, हाय। फिर टिंकू ने रिमोट को फिर से दबाया तो जीप लट्टू की तरह घूमने लगा। तब मानिकचंद, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ये जीप ऐसे क्यों घूम रहा है, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये देख लोग हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। इस बार टिंकू ने रिमोट दबाया तो मिनी जीप सीधा जाकर कीचड़ में गिरा। बाद में मानिकचंद जीप लेकर रमेश के घर आया और, भैया आपको और आपके इस जीप को मेरा प्रणाम, इसे आप ही रखो, ये बिगड़ गई है और अपनी मर्जी मुताबिक चलती है, मुझे नहीं चाहिए। आपका उधार की बात आप पिताजी से ही तय कर लीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, कहकर वहां से चला गया। जीप टिंकू के पास लौटा तो वो खुश होकर उसमें मजे से घूमने लगा।